हाँ, रागदेश 1940s की कहानी है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान तब एक थे। सुभाष चंद्र बोस जी एक आर्मी तैयार कर रहे थे रंगून सिंगापुर में। हमारे इंडियन सोल्जर्स अंग्रेज़ों के साथ में जुड़ के अंग्रेज़ों के लिए लड़ रहे थे जापानी लोगों से। तो उस तरह का कुछ माहौल था और देश में। और पता चलता है कि बोस साहब ने एक अपनी आर्मी खड़ी की है सिंगापुर में, रंगून में, और यहाँ के कुछ सोल्जर्स उस आर्मी में जुड़ जाते हैं। तो अंग्रेज़ उनके ऊपर मुकदमा लगाते हैं कि आप ट्रेटर्स हो, और उनका कोर्ट मार्शल किया जाता है। तो द स्टोरी इज़ बिटवीन द वॉर दैट दिस सोल्जर्स वर फाइटिंग एंड द ट्रायल और द कोर्ट मार्शल दैट वाज हैपनिंग। तो इसके बीच में कहानी है। और मेरा किरदार ऐसा है कि उस टाइम पे आई रिप्रेजेंट द प्रेस, द जर्नलिस्ट ऑफ द कंट्री। हिंदुस्तान का एक ऐसा जर्नलिस्ट हूँ जो चाहता है कि जो सच है, जो ट्रूथ है, वो बाहर निकल कर आए। अंग्रेज़ों ने सेंसरशिप लगा के रखी थी उस टाइम पे। आप कुछ चीज़ों के बारे में बात नहीं कर सकते थे, कभी छपेगी नहीं। तो जैसे ही मौका मिला ये जाता है और सच मालूम करता है और किसी तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर देता है अननोन और इलीगल तरीके से। तो इतना डेडिकेटेड और इतना कमिटेड जर्नलिस्ट था ये मेरा किरदार। कितनी तैयारी की इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट के किरदार को निभाने के लिए? कितने जर्नलिस्ट लोगों से आपने मतलब कुछ रिसर्च किया? नहीं, मैंने ऐसा ज़्यादा कुछ नहीं किया। हालांकि थोड़ा बहुत मैं कुछ जर्नलिस्ट है जिनका काम मैं देखता रहता था ऑन एंड ऑफ रेगुलरली। नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन कुछ ऐसे जर्नलिस्ट हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग काम कर रहे हैं। वो मेरे इंस्पिरेशन थे। और मोर देन एनीथिंग द स्क्रिप्ट वाज माय मेन काइंड ऑफ फीडिंग ग्राउंड। वहाँ से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। और तिशु सर के साथ मेरा रैपो बहुत अच्छा है, और वो पीरियड को और सब्जेक्ट को और द क्राफ्ट ऑफ एक्टिंग सबको बहुत अच्छे से जानते हैं। तो उनके गाइडेंस में करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, मज़ा आया मुझे 1940s के मुझे अपना एक लुक था, उसको एंजॉय किया मैंने। इसके अलावा जानना चाहूँगा, जब आपने ये फर्स्ट टाइम स्क्रिप्ट पढ़ी हुई थी, क्या रिएक्शन रहा? कुछ बताना चाहेंगे? सर के साथ हिमांशु सर ने आपको फ़ोन किया या क्या, कुछ बताना चाहेंगे? मुझे कोई स्क्रिप्ट नहीं पढ़ाई गई, कुछ नहीं किया गया। मुझे सीधा फ़ोन आया हिमांशु सर के ऑफिस से कि मेजरमेंट के लिए आ जाओ। तो मैंने कहा मेजरमेंट के लिए तो आ सकता हूँ, लेकिन किस चीज़, क्या मतलब, क्या हो रहा है? तो बोले अच्छा बताया नहीं आपको? कहा नहीं। तो बोला ठीक है, काम करो, ऑफिस आ जाओ। मैं गया। तिशु सर ने बोला कि यार मुझे लगा कि मैंने तुमको बता दिया है, मैं एक फिल्म बना रहा हूँ और तुमको ये रोल करना है। मैं कहा सर पूछ रहे, मैं पूछ नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ। अच्छा ठीक है, अगर आपने डिसाइड कर ही लिया है कि मुझे ये रोल करना है तो फिर मैं कर रहा हूँ। तो उसके बाद हालांकि हाँ, फिर मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी और मुझे उनके साथ काम करना था। मैंने एक फिल्म कर रखी है उनके साथ जो रिलीज़ होएगी अक्टूबर में। ये दूसरा मौका था मेरे लिए, और मुझे उनके साथ काम करने में बहुत मज़ा आता है। तो मैं सोचता नहीं हूँ कि क्या रोल है क्या नहीं। दिग्मांशु धूलिया, यस, आई एम ऑन। इसके अलावा मोहित मारवा जो डेब्यू कर रहे हैं फिल्म से, तो कैसा रहा? डेब्यू तो नहीं है, सेकंड डेब्यू है। हाँ, लेकिन अगर बात करें तो फिल्म बड़ी ब्रेक की बात करूँ तो ये बड़ी फिल्म मान रहे हैं वो भी जी। हाल ही में इंटरव्यू दिया था, जी जी, उस पर आप क्या कहना चाहिए? कैसा रहा एक्सपीरियंस काम करते वक्त? ये इन तीनों ने इतना ज़्यादा मेहनत की है ना। इन लोगों को मतलब आर्मी की ट्रेनिंग लेनी पड़ी, और मार्च पास करना है, अपने सैल्यूट्स करेक्ट करने हैं। और उस टाइम की, आज की जो भाषाएं नहीं थी, आज से 50 साल पहले, 60 साल पहले। ये तो 1940s की फिल्म है। उस टाइम पे अंग्रेज़ी का चलन अलग था, हिंदी बोलने का लिंगो अलग था, सब कुछ। इनको बहुत चीज़ें नहीं यूज़ करनी पड़ी। आज का बॉडी लैंग्वेज, आज का मैनरिज्म, आज की लैंग्वेज, और एक अपने अपने रीजन से आए हैं। तो एक का पंजाबी टच आता है, एक का पाकिस्तानी पंजाबी टच आता है। तो इन्होंने बहुत अच्छी मेहनत की है चीज़ों का, और बैठ के काम किया है। और लिटरली दे हैव स्पेंड आवर्स एंड आवर्स ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट टू डू एंड व्हाट डेफिनेटली नॉट टू डू। तो तीनों के साथ मुझे काम करने में बहुत मज़ा आया। इसके अलावा मैं जानना चाहूँगा, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करना कितना मुश्किल रहा आपके लिए इस फिल्म? मेरे लिए तो बहुत आसान रहा, लेकिन अभी करना बहुत मुश्किल हो जाएगा आप लोग को। क्योंकि अगर आप किसी का पर्दाफाश करना चाहोगे तो कर नहीं पाओगे। अभी बहुत मुश्किल है। इसके अलावा आपकी जो पेन फिल्म के बारे में बात करूँ तो काफ़ी आपकी जो एक्टिंग को काफ़ी सराहा गया है जी। और एक बात है कि आप काफ़ी स्ट्रगलिंग के बाद ये एक्टिंग आपको एक किरदार मिला, तो कैसा रहा एक्सपीरियंस? कुछ बताना चाहिए?
पिंक डेफिनेटली एक बहुत लंबे ब्रेक और लंबे पीरियड ऑफ लल के बाद में मुझे मिली और फटाफट शूट की और फटाफट रिलीज़ हो गई। ऐसा मेरे जीवन में कभी हुआ नहीं है। मैं जो फिल्में करता हूँ वो लटकी रहती है, कभी रिलीज़ नहीं हो रही, कुछ हो नहीं रहा है यार, कब होगी। उसी में मेरा अभी तक किसी तरह से चल रहा था। बट पिंक लकीली बहुत मज़ेदार स्क्रिप्ट थी और मज़ेदार तरीके से शूट की, अच्छी बनी और बहुत लोगों को टच की। मेरा हालांकि बड़ा रोल नहीं था, लेकिन एक जो इम्पैक्ट क्रिएट करना था उस रोल का वो हो गया और उसकी वजह से आज एक जो गुमनामी में और मुफलिसी में मैं जी रहा था उससे बाहर निकल गया। इसके अलावा मैं जानना चाहूँगा कि पिंक के साथ आपने मिस्टर बच्चन के साथ काम किया, कैसा रहा एक्सपीरियंस? वेरी लेजेंड पीपल, उनके साथ कुछ बताना चाहिए? वो अपने आप में एक मंदिर है, एक चर्च है, एक मस्जिद है। वो मतलब एक सीक्रेट स्पेस है। वो इंसान नहीं है। वो उनका लेवल ऑफ कमिटमेंट टू वर्क, हिज लेवल ऑफ एनर्जी, मैं बता रहा हूँ। मैं उनके घर पे 2-3 बार किसी फंक्शन में या पार्टी में गया हूँ और वो इतने ज़बरदस्त होस्ट हैं। मतलब बैठते नहीं हैं जब तक सब लोग खड़े रहेंगे, सबको ड्रिंक क्या लोगे क्या नहीं लोगे सबका इंडिविजुअली ध्यान रखेंगे। 2 बज गए 3 बजेंगे, मैं कहा सर बैठ जाओ। ही नेवर सिट्स, ही विल नॉट सिट एज लॉन्ग एज ही इज टेकिंग केयर ऑफ हिज गेस्ट। सब लोग के जाने के बाद शायद वो बैठते होंगे, फिर करते होंगे यार बैठ तो रहे। बट हमारे रहते तो वो एकदम मतलब ही इज ऑन हिज टोस्ट, मेकिंग श्योर दैट एवरीबडी इज वेल टेकिंग केयर ऑफ, ही अटेंड्स एवरीबडी इंडिविजुअली एंड इट्स अ लॉट टू लर्न फ्रॉम दैट मैन। मैं क्या मतलब मैं जानता हूँ जितने भी बड़े स्टार्स हैं, जितने भी एक्टर्स हैं, जितने भी लोग हैं इस देश में, दे ऑल लुक अप टू मिस्टर बच्चन एंड इसमें कोई दो राय नहीं है। और आई फाइंड माई सेल्फ वेरी फॉर्चुनेट दैट आई हैड अ मोमेंट इन माई लाइफ, a period in my life which I shared with him and that I will hold precious to my life. इसके अलावा मैं जानना चाहूँगा कि आपने कहा कि बहुत स्ट्रगलिंग किया मैंने, तो नेपोटिज्म के बारे में आपकी क्या राय है, कुछ बताना चाहिए अगर आप इस बॉलीवुड इंडस्ट्री की बात करें तो? क्या बताऊँ मैं, नेपोटिज्म हाँ मतलब परिवारवाद और ये सब तो है यार। इसमें ये खाली इंडस्ट्री तक रिलेटेड नहीं है, हालांकि हर फील्ड में है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये जो डिबेट है ना कि अरे बिजनेसमैन का बेटा बिजनेसमैन बनेगा, अरे लॉयर का बेटा लॉयर बनेगा। हाँ लेकिन एक क्रिकेटर का बेटा क्रिकेटर बनेगा क्या? वहाँ पर स्किल लगती है, राइट? इट रिक्वायर्स अ सर्टेन काइंड ऑफ स्किल, ट्रेनिंग, टैलेंट फॉर द जॉब। तो ये डिबेट वहाँ पर क्यों नहीं बोलते? अरे भाई तो अभी माराडोना का बेटा माराडोना नहीं बनेगा, उसका बेटा शायद फुटबॉल भी नहीं खेलेगा। which is a practice even in the West. Like मैं जानता हूँ, आप जानते हैं कि डी नीरो बहुत अच्छा एक्टर है, एल पचिनो इज अ ग्रेट एक्टर, बट डू वी नो व्हाट देयर किड्स आर डूइंग? वी डोंट नो, दे डोंट केयर। वी केयर एज अ नेशन, वी केयर कि इसका बच्चा क्या कर रहा है। वो चुगलबाजी हमारे अंदर है, उसकी वजह से उसी का प्रोडक्ट है ये नेपोटिज्म। और है मतलब जैसे कि खाती है, देयर इज एन एलिफेंट इन द रूम विच वी आर रिफ्यूजिंग टू कम्प्लीटली बिलीव। बोलते हैं कि हाँ लेकिन, हाँ के बाद में लेकिन की गुंजाइश नहीं होती है। बच्चन साहब ने बोला इट्स देयर एंड इट इज़ वेरी रेलेवेंट एंड आई डोंट थिंक इट्स गोइंग अवे। इसके अलावा मैं पूछना चाहूँ तो आखिर सेंसरशिप के बारे में, फिल्म के बारे में, सेंसरशिप कितना इम्पोर्टेंट है? सेंसरशिप बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है, सर्टिफिकेट देना इम्पोर्टेंट है, सेंसरशिप की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप बोल दो कि भाई ये फिल्म है ना 25 साल से बड़े लोग देखेंगे, ये फिल्म मतलब ये फिल्म 12 साल के लोग देखेंगे, ये फिल्म 16 साल के लोग देखेंगे, ये आप बोल सकते हो, सर्टिफिकेट देना आपका काम है। बट ये देखो या वो मत देखो, इस लड़की को ऐसे मत देखो या ये गाना ऐसे मत सुनाओ। मैं आपको मजाक नहीं कर रहा हूँ। मैं एक फिल्म देखी जिसके ट्रेलर में, टीवी पे जो ट्रेलर आता था उसमें बोलते थे कि मैनो इनादी बुंड मार देगी। ये टीवी में चल रहा था ट्रेलर्स में। मैं फिल्म देखने जाता हूँ, वो लाइन बीप कर गई है। बच्चे टीवी घर पे देखते हैं, ठीक है, उन तक वो मैसेज पहुँच गया। फिल्म में आपने काट के क्या मतलब क्या अचीव किया? आई हैव नो आइडिया। तो इट्स फ्यूटाइल बट इट्स देयर, वी कांट हेल्प इट। है, कुछ नहीं कर सकते हैं हम लोग। इतनी बड़ी इंडस्ट्री, इतने पावरफुल लोग, मतलब इस चीज़ को दे कांट हैंडल दिस।
I don't know why, I don't know how, but it's there. And मुझे नहीं लगता कि ऑडियंस बेवकूफ़ है. उनको समझ में आता है कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या लोगों के लिए अच्छा है, क्या. जब आप सेंसरशिप एक सेंटर की तरफ से ऐसी चीज़ें आती है तो लोगों को लगता है हाँ यार ये गलत है, हाँ यार ये सही है. इट्स अ स्ट्रेंज प्रैक्टिस. आई डोंट सब्सक्राइब टू इट. सर अगर मैं बात करूँ जो आपके पीछे कई सारे ड्रेस है, कहाँ पर आप इंटरव्यू दे रहे, कुछ बताना चाहिए? ये सारे मेरे ड्रेसेस हैं सर, मैं पहनता हूँ. ऐसा कुछ नहीं है. ये कुछ बताना चाहिए आप? ये मेरे सारे क्रॉस ड्रेसिंग वार्डरोब है, बट ऐसा कुछ नहीं है. ये मेरे एक दोस्त की दोस्ता स्टोर है, कॉल्ड 1.6. उन्होंने अपना दिल बड़ा करके मेरे को ये जगह यूज़ करने के लिए दी है आज के इंटरव्यू के लिए. कौन है आपके दोस्त, जरा बताइए. मेरे 2 दोस्त हैं इस स्टोर में. और उनके बारे में कुछ बताना चाहिए? उनके बारे में वो लोग बताएंगे, मैं नहीं बता सकता. ओके. और आखिरी सवाल है आपका, आपके जो प्रोजेक्ट सारे फिल्म के बारे में क्या कहना चाहिए आपके दर्शकों के लिए, आपके फैंस के लिए? रागदेश के बारे में ये कहूँगा कि आपने मुझे पिंक में देखा है और मुझसे बहुत नफरत की है. मैं चाहता हूँ कि आप लोग आए और मुझसे प्यार करने का मेरा जो ये प्रयत्न है उस पर आप मेरा सपोर्ट करें. एक बार आके देखें, कुछ बहुत अच्छा और कुछ बहुत नया देखने को मिलेगा.